रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो मरीम नवाज़ की जानिब से बारहा अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में, अपने बयानात में वो ये कहती हैं कि नवाज़ शरीफ को नाअहल करने में साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का नाम लेती हैं, आसिफ सईद खान खोसा का नाम लेती हैं, पनामा के 5 रुकनी बेंच का जिक्र करती हैं। लेकिन नाज़रीन, 2 साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान का मरीम नवाज़ तो ज़िक्र करती हैं, लेकिन एक तीसरे चीफ जस्टिस भी थे जिन्होंने पनामा के हवाले से कुछ फ़ैसले लिए, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता। उन साबिक़ चीफ जस्टिस साहब का कहीं तज़किरा नहीं होता, कहीं ज़िक्र नहीं होता वो चीफ जस्टिस कौन थे और पनामा की जिस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान की नाअहली हुई, उस दरख्वास्त के साथ उस साबिक़ चीफ जस्टिस का कौन-सा फ़ैसला जुड़ा है, ये तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो पनामा की दरख्वास्त इमरान खान साहब लेके आए थे, ये नाज़रीन 5 जज साहबान ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने सुनी थी और 3 बेंच मुख्तलिफ बेंचेस ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की थी। तो ये सारी तफ़सीलात जो कि पनामा से जुड़ी हैं आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। चलें पहले हमारी जो छोटी-छोटी 3-4 ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात 1 लाइनर में, डेढ़ लाइनर में या 2 लाइनर में आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन ज़िले शाह का कत्ल हुआ, अली बिलाल का जो कत्ल हुआ, कत्ल नहीं, उनकी जो मौत हुई एक्सीडेंट के नतीजे में, माज़रत चाहता हूँ, उसमें नाज़रीन साबिक़ वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अब सदर हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि इस ज़िले शाह की जो मौत है या जो एक्सीडेंट है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें फांसी लगाई जाए। तो मैं भी यही मौक़िफ़ रखूँगा और इस बात को एंडोर्स करूँगा कि परवेज़ इलाही साहब जो मुतालबा कर रहे हैं कि अली बिलाल अल-मारूफ़, जिन्हें उर्फ़ आम में ज़िले शाह के नाम से पुकारा जाता था, उनके इस मौत का जो मामला है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, ना सिर्फ ज़िम्मेदारान बल्कि जो सहूलतकार हैं, जिन्हें पता था कि मौत कैसे हुई है, किस तरीके से हुई है, उसकी वजह क्या बनी है, उन तमाम को फांसी लगाया जाए। मैं भी परवेज़ इलाही साहब के इस बात को सपोर्ट करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने जा रहा है, कौमी असम्बली के ज़िमनी सीटों के हवाले से, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो इलेक्शन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं, पीडीएम ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। तीसरी खबर नाज़रीन, शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साबिक़ तर्जुमान और चीफ सिक्योरिटी स्टाफ ऑफिसर, उन पे आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में फ़र्द जुर्म लगना था, लेकिन एक नई दरख्वास्त शहबाज गिल साहब ने दायर की जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब की अदालत में और ये कहा गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अरशद शरीफ अस्कुत नोटिस केस का फैसला नहीं कर देती, तब तक उन पर जो फ़र्द जुर्म है वो ना लगाई जाए, ये मामला मौखर किया जाए। तो जज साहब ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। शहबाज गिल पर और केस के जो दीगर मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला बरकरार रखा है। अब शहबाज गिल पर इस केस में जो है वो 22 मार्च को फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। नई तारीख फ़र्द जुर्म लगाने की अदालत की जानिब से दे दी गई है। चौथी और नाज़रीन आखिरी खबर ये है कि जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करने वाले जो दरख्वास्त गुज़ार हैं मियाँ दाऊद, जो कि एडवोकेट हैं, माजी में सहाफ़ी रह चुके हैं, उन्हें जस्टिस मज़हर नकवी के बेटों की जानिब से सैयद तसद्दुक़ मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा नकवी की जानिब से लीगल नोटिस भिजवा दिया गया है कि आपने जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, 15 दिन के अंदर इन इल्ज़ामात को आप माफ़ी मांगें, इन इल्ज़ामात को वापस लें और अगर आप ये वापस नहीं लेते, पब्लिकली आप माफ़ी नहीं मांगते, इल्ज़ामात वापस नहीं लेते, तो फिर आपको कानूनी कार्रवाई का यानी डेफामेशन के केस का आपको जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ये एक लीगल नोटिस के हवाले से खबर है जो मज़हर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब ने। अब आ जाते हैं पनामा के हवाले से जो अहम हक़ाइक़, अहम तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी पनामा के स्कैंडल को जवाज़ बना के, वो इमरान खान साहब ने 29 अगस्त 2016 को दायर की थी और इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त से पहले जमात इस्लामी की जानिब से पनामा के मुकम्मल स्कैंडल को जवाज़ बनाकर 24 अगस्त 2016 को पटिशन दायर की गई, लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर फैसला हो गया 28 जुलाई 2017 को, यानी इमरान खान साहब की दरख्वास्त 29 अगस्त 2016 को आती है और ठीक 11 महीनों के अंदर 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ को पनामा के स्कैंडल में अकामा की बुनियाद पर, अपने बेटे से तनख्वाह लेने की बुनियाद पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का उसमें हवाला दिया गया। नवाज शरीफ को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासत से
ताहयात नाअहल कर दिया गया। इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 माह में फैसला सुना दिया, लेकिन जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त दायर हुई थी वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी है, जो इमरान खान की दरख्वास्त से 5 रोज़ पहले अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। ये जो नाजरीन इमरान खान की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी, इस दरख्वास्त से जुड़ी बड़ी अहम डिटेल्स हैं। एक तो नाज़रीन इसमें डेवलपमेंट ये हुई थी जब इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन की, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है, मुतलका फोरम पे इमरान खान ने रजू नहीं किया, और भी बहुत सारे एतराज़ात, 3 से 4 एतराज़ात लगाए गए थे। कुछ सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया गया था। उन एतराज़ात के खिलाफ इमरान खान साहब के इस केस में जो पहले वकील थे वो हामिद खान साहब थे। हामिद खान साहब ने उन एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील दायर की। उस वक्त के चीफ जस्टिस से अनवर ज़हीर जमाली साहब, जिन्होंने चैम्बर में हामिद खान साहब पेश हुए थे। हामिद खान के साथ जो जमात इस्लामी की दरख्वास्त के एतराज़ात थे उनके वकील पेश हुए थे, क्योंकि जमात इस्लामी की दरख्वास्त के ऊपर भी वही एतराज़ात लगाए गए थे जो इमरान खान की दरख्वास्त पे, जो नवाज शरीफ के खिलाफ थी, जो एतराज़ात लगे थे। तो जमात इस्लामी के इमरान खान के वकला चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के चैम्बर में गए और उनसे जाके इस्तदा ये की कि हमारी इस दरख्वास्त को आप एतराज़ात के साथ चैम्बर में एतराज़ात रबूम ना करें, बल्कि आप ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करें, वहाँ पर हमारी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात का फैसला किया जाए। तो चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने उनकी इस बात को मान लिया और 20 अक्टूबर 2016 को तमाम दरख्वास्तें जो पनामा के स्कैंडल को जवाज़ बना के दायर की गई थी उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उसमें शेख रशीद की दरख्वास्त भी शामिल थी। और यहाँ पे आपको बता दें कि शेख रशीद की नवाज शरीफ की नाअहली के लिए पनामा की बुनियाद के ऊपर जो दरख्वास्त दायर हुई थी वो इमरान खान की और जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त दायर हुई थी उसके 1 माह के बाद 23 सितंबर 2016 को शेख रशीद ने नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त जो है वो पनामा स्कैंडल में दायर की थी। तो पहली जो समाअत हुई 20 अक्टूबर 2016 को, उस समाअत के लिए चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था, जिसमें वो खुद उस बेंच के सरबराह थे। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन और जस्टिस इजाज़ुल एहसन को उस बेंच में शामिल किया गया था। और पहली समाअत में नाज़रीन जो एक चीज़ सामने हमने देखी थी, एक तो तीसरे एक दरख्वास्त गुजार थे वतन पार्टी के। वतन पार्टी की दरख्वास्त को पहली समाअत पर 3 रुकनी बेंच की जानिब से रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वो इंक्वायरी के तहकीकात के खिलाफ थी। तो उस दरख्वास्त को पहली समाअत में जो है वो वतन पार्टी की पनामा के हवाले से उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस समाअत में नाज़रीन हुआ यह था कि पहली समाअत पे जो एतराज़ात लगे थे, जिस पर अदालत ने ओपन कोर्ट में समाअत करना थी, तो ओपन कोर्ट में जब समाअत हो रही थी तो पहली हेयरिंग पे जो जज साहबान थे उन्होंने पूछा इमरान खान साहब के वकला से, बल्कि इमरान खान साहब के वकला से पूछा कि आपके ये एतराज़ात हैं। नोटिस कर दिया गया नवाज शरीफ के वकला को आइंदा की समाअत के लिए 1 नवंबर का, क्योंकि हामिद खान साहब ने कहा कि आप नोटिस कर लें, उनको भी बुला लें। हालांकि पहली समाअत पर फैसला ये होना था कि आया कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उस पर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला करती है। तो पहली समाअत पर जो एतराज़ात के ऊपर फैसला होना था वो 3 रुकनी बेंच की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि नोटिस करके 1 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। और फिर जब 1 नवंबर को समाअत में 3 दिन बाकी थे तो 28 अक्टूबर को एक नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। उस बेंच में नाज़रीन अनवर ज़हीर जमाली साहब उसके सरबराह थे, आसिफ सईद खोसा साहब को शामिल किया गया, अमीर हानी मुस्लिम को शामिल किया गया, जस्टिस शेख अजमत सईद को शामिल किया गया और जस्टिस इजाज़ुल एहसन उस बेंच के रुकन थे। यानी इस बेंच में एक जज साहब जो हैं वो निकल गए, जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन साहब, और 3 नए जजेस को इस केस में शामिल कर लिया गया, आसिफ सईद खोसा, अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस शेख अजमत सईद को। और आप नाज़रीन को मैं रिमाइंड कराता चलूँ कि 1 नवंबर को जब इस केस की समाअत हो रही थी तो 1 नवंबर की समाअत से एक दिन बाद इमरान खान साहब ऐलान कर चुके थे कि 2 नवंबर को वो कैपिटल सिटी को, इस्लामाबाद को, शहर इक़्तिदार को उसका लॉकडाउन करेंगे। तमाम रास्ते जो इस्लामाबाद आने वाले हैं, इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा था कि उन रास्तों को बंद कर देंगे, किसी को इस्लामाबाद से बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये इमरान खान साहब ऐलान कर चुके थे। तो 1 नवंबर को जब 5 रुकनी बेंच बैठा, यानी जो दरख्वास्त थी नवाज शरीफ की नाअहली की वो 20 अक्टूबर को टेकअप हो चुकी थी और बेंच के सरबराह थे अनवर ज़हीर जमाली। 3 रुकनी बेंच पहले बना, फिर 5 रुकनी बेंच बना दिया गया। किसी की इस्तदा नहीं थी, लेकिन चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने गालिबन मुनासिब समझा होगा कि मामला बहुत बड़ा है, एक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली का है, तो इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए। तो उन्होंने 5 रुकनी बेंच बना दिया। 1 नवंबर को जब इस केस की समाअत हो रही थी तो
जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इमरान खान साहब के वकला से कहा कि चूंकि ये मामला टेकअप किया जा चुका है तो आप जो लॉकडाउन की कॉल है उसको वापस ले लें। एग्जैक्टली गालिबन जो कहा गया था आसिफ सईद खान खोसा की तरफ से कि होल्ड योर हॉर्सेस, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है, ओपन कोर्ट में समात हो रही है, तो ये लॉकडाउन की जो आपने कॉल दी है आप जलसा कर लें, लेकिन शहर इक़्तिदार को आप क्लोज ना करें, इसके रास्तों को आप बंद ना किया जाए। तो इसके बाद इमरान खान ने जो 2 नवंबर को इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की जो कॉल थी वो वापस ले ली गई। लेकिन इसी समात में जब नवाज शरीफ के वकील पेश हुए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एतराज़ात पे समात होनी थी, लेकिन इस समात में 1 नवंबर को चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने नवाज शरीफ के वकील सलमान असलम बट से ये पूछा कि क्या ये जो पटिशन है जो इमरान खान की है आपके क्लाइंट नवाज शरीफ की नाली के लिए, क्या आपको इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात हैं? तो सलमान असलम बट नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं, आप समात करें, दरख्वास्त काबिल समात है तो इस पर फैसला करें। तो यहाँ पे जो कानूनी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को या इससे पहले 3 रुकनी बेंच को यह फैसला नहीं करना चाहिए था कि जो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं, सबसे पहले आप उन एतराज़ात का फैसला करें, बजाय इसके कि आप वज़ीर आज़म के वकील से पूछते क्या इस दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाए, तो आपको कोई एतराज़ नहीं। तो वज़ीर आज़म के वकील से एतराज़ का पूछने की बजाय आपको अपने एतराज़ात के ऊपर समात करना चाहिए थे, जो कि नहीं हुई। लेकिन दोनों जानिब के नवाज शरीफ के, इमरान खान के वकला से एतराज़ के बारे में पूछने के बाद आपको कोई एतराज़ तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट समात करे, दोनों ने कहा कि कोई एतराज़ नहीं। तो फिर यह मामला टेकअप हुआ और फिर यह मामला 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ की नाहली पर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन आज इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आगे चल के अभी आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो नाज़रीन 1 नवंबर को 5 रुकनी बेंच बना, इस बेंच ने 9 समातें की और 9 समातों में इमरान खान साहब के जो वकील थे हामिद खान, वो दलाइल देते रहे, लेकिन वो अपने दलाइल में 5 रुकनी बेंच को कन्विंस ना कर सके, क्योंकि वह अखबारी तराशों को पढ़ते रहे, अखबारी तराशों का अदालत में हवाला देते रहे। 5 रुकनी बेंच ने जिसने 1 नवंबर से अपनी समात का आगाज़ किया था, आखिरी समात 9 दिसंबर 2016 को की और फिर ये बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने इस केस की समात करने से माजरत कर ली। हामिद खान को इमरान खान साहब ने वकील की हैसियत से तब्दील कर दिया। ये केस जो है वो नईम बुखारी को दे दिया गया और फिर इसके बाद जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली जिन्होंने 9 दिसंबर को ये कह दिया कि वो अब रिटायर होने वाले हैं, तो नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो बेंच बनाएंगे और इस पर मुकदमे की समात की जाएगी। तो 31 दिसंबर 2016 को साकिब निसार साहब ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाया और उन्हें हल्फ उठाने के बाद जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, उसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, नए जज जैसे इजाज़ अफजल खान को शामिल किया गया, गुलजार अहमद को शामिल किया गया, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाज़ुल हसन इस बेंच में शामिल हो गए। यानी पिछले बेंच के जो 2 जजेस थे, अनवर ज़हीर जमाली साहब और इसके साथ अमीर हानी मुस्लिम साहब, उन्होंने वो इस बेंच से निकल गए। एक जज रिटायर हो गया। अमीर हानी मुस्लिम साहब ने इस केस की समाज से खुद को वैसे रिक्यूज़ कर लिया, अलग कर लिया, तो जस्टिस इजाज़ अफजल खान और गुलजार अहमद को इस बेंच में शामिल किया। इस बेंच ने नाजरीन ये जो बना आसिफ सईद खान खोसा के सरार में एक और फैक्चुअल चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो मरीम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि चाहे अनवर ज़हीर जमाली का बेंच था, 3 रुकनी बेंच था, चाहे अनवर ज़हीर जमाली का 5 रुकनी बेंच था, चाहे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का 5 रुकनी बेंच था, ये बेंच जब नवाज शरीफ के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त पर समात कर रहा था, उस बेंच में इमरान खान साहब रोज़ पेश होते थे और इमरान खान साहब का स्टेटस जो है वो एक इश्तिहारी का था, एक भगोड़े का था। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को इश्तिहारी करार दे रखा था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया और शाहिद खान अब्बासी अगले वज़ीर आज़म बने थे, तो वो लंदन गए थे और लंदन पे वहाँ पे उनकी नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हुई थी, जब यहाँ पे उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में केसेस चल रहे थे, फैसला महफूज हो चुका था और वहाँ पे उनकी मुलाकात इसाक डार के साथ भी हुई थी। तो इसाक डार के साथ जो शाहिद खान अब्बासी की मुलाकात हुई, तो साकिब निसार साहब ने कहा था कि एक वज़ीर आज़म जो है मुल्क का, वो जाके लंदन में इश्तिहारी के साथ मिलता है। कानून तो यह है कि कोई इश्तिहारी अगर आपको पता चलता है, आप पकड़ के उसको कानून के हवाले करेंगे। ये साकिब निसार साहब के रिमार्क्स थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी आम शहरी का या वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ बनता है कि इश्तिहारी के साथ मुलाकात करे, उसकी मुलाकात हो जाए, उसके साथ टकराव हो जाए, उसको पता चल जाए कि ये बंदा इश्तिहारी अदालत का, उसे पकड़ के अदालत के हवाले करना है, तो जब अदालत में एक इश्तिहारी आके बैठ रहा था, क्या उस इश्तिहारी की दरख्वास्त अदालत के सामने काबिल समात थी? क्या उस इश्तिहारी को गिरफ्तार करवाने की
ज़िम्मेदारी किसी की थी, किसी की नहीं थी, ये सवाल भी अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन बहरहाल 5 रुकनी बेंच ने जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में बना, उसने 27 समाअतें की और 28वीं समाअत पर जो फैसला सुनाया गया 20 अप्रैल 2017 को, उसमें 2 जज साहबान आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया और बाकी जो 3 जजेस थे, जस्टिस इजाज़ अफजल खान, जस्टिस शेख अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल एहसन, उन्होंने इस मामले के ऊपर JIT बनाने का फैसला किया कि इस मामले की मजीद तहकीकात होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो JIT की कंपोजिशन का मामला है, इसके ऊपर भी कल साबिक वज़ीर इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ये कह रहे थे कि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस से आसिफ सईद खान खोसा, वो JIT की तश्कील में ख़ास दिलचस्पी ले रहे थे, उनका रजिस्ट्रार के साथ रब्ता हुआ था। लेकिन मेरे जो ज़राए हमने जब यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, मुझे याद है कि जब JIT की तश्कील हो रही थी तो उन दिनों मेरी एक छोटी सी सर्जरी भी हुई थी। तो मेरे ख्याल में JIT की तश्कील में आसिफ सईद खोसा का कोई किरदार नहीं था, क्योंकि जब 2 जजेस ने, आसिफ सईद खोसा ने, गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उसके बाद उनका किरदार ख़त्म हो गया था। फिर 3 रुकनी बेंच इस मामले को देख रहा था और जहाँ तक JIT की तश्कील का मामला था कि कौन कौन JIT में शामिल होगा, तो इजाज़ अफजल खान जो कि सीनियर जज थे, उसके बाद अजमत सईद थे, फिर इजाजुल एहसन थे। इजाज़ अफजल खान साहब जो हैं, उन दिनों ये फैसला जो हो गया था कि 3 जजेस ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और JIT बनाने का फैसला हो, तो इजाज़ अफजल खान गालिबन जनूबी अफ्रीका में या बुरीन मुल्क दौरे के ऊपर थे, जनूबी अफ्रीका ही गालिबन थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो JIT की तश्कील के कौन कौन से शामिल होंगे, इस मामले को जस्टिस शेख अजमत सईद साहब देख रहे थे। SCCP की जानिब से, ISI की जानिब से, MI की जानिब से, स्टेट बैंक की जानिब से और जो 5वां इदारा शामिल था उनकी जानिब से नाम भिजवाए गए थे। लेकिन जस्टिस शेख अजमत सईद साहब ने उन नामों के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था और स्टेट बैंक को लिखा था कि फ़लाँ ऑफिसर जो 2002-3 में या अपना परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नैब में होता था, उसका नाम दिया जाए। बिलाल रसूल SCCP के मुलाजिम थे, ऑफिसर थे, उनका नाम जो है वो मांगा गया था। तो उस JIT की तश्कील के मामले को जस्टिस अजमत सईद देख रहे थे, आसिफ सईद खान खोसा नहीं देख रहे थे। तो JIT को जब ये तश्कील पा गई, JIT ने बाकायदा अपनी तहकीकात का आगाज़ किया, इंक्वायरी का आगाज़ किया, वाजिद ज़िया को सरबराह बनाया गया। मैंने दुनिया न्यूज़ पर यह खबर रिपोर्ट की थी और JIT की जो तहकीकात थी उसको मॉनिटरिंग भी 3 रुकनी बेंच करता रहा। इजाज़ अफजल खान, अजमत सईद और इजाजुल एहसन का बेंच इसकी मॉनिटरिंग भी करता रहा। और फिर इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि गालिबन जब JIT की रिपोर्ट आ गई, तो JIT की रिपोर्ट के बाद 5 समातें की। 10 जुलाई को गालिबन रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था और 17 जुलाई से बाकायदा तौर पे JIT की रिपोर्ट के ऊपर एतराज़ात सुने गए, नवाज शरीफ के वकला के सुने गए, इमरान खान के वकला के दलाइल सुने गए, शेख रशीद के दलाइल सुने गए और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और नवाज शरीफ को इस पनामा के मुकदमे में इकामा की बुनियाद के ऊपर, उस तनख्वाह के ऊपर जो कि उन्होंने अपने बेटे से नहीं ली थी, कंपनी ख़त्म हो चुकी थी 2014 में, इकामा एक्सपायर हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आर्टिकल 62 का इतलाक करते हुए उनके ऊपर उन्हें सियासत से, पार्लिमानी सियासत से ताहयात जो है वो नाअहल करार दे दिया। तो ये पनामा के हवाले से कुछ हकाइक थे जो आपके खिदमत में मैं पेश करना चाह रहा था। जमात इस्लामी की दरख्वास्त भी इसके साथ सुनी गई, लेकिन जमात इस्लामी की दरख्वास्त के ऊपर इसलिए फैसला नहीं हो सका क्योंकि उसमें एक ब्रॉडर जो है वो प्रेयर्स मांगी गई थी। तो जमात इस्लामी की दरख्वास्त, जिसका नंबर इमरान खान की दरख्वास्त से पहले लगा था, इमरान खान की दरख्वास्त पे 29/2016 का नंबर लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन 29/2016। जमात इस्लामी की दरख्वास्त पे नंबर लगा था 28/2016 कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन। वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, ज़ेर अल्तवा है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग, और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर अगले वीलॉग में शेयर करेंगे। पहले ही हमारा ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। दोस्त एतराज़ करते हैं कि लंबा नहीं, मुख्तसर वीलॉग बनाया करें, लेकिन अगर मुख्तसर रखेंगे तो ये जो तफसीलात हैं वो कैसे आप तक पहुँचाई जा सकती हैं, ये तो फिर अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन होंगी। बहरहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।